10 मिनट बाद ही कार रॉजर मॉल की बेसमेंट में बनी पार्किंग में पहुंच चुकी थी। वहां पर्याप्त रोशनी थी। ढेरों कारें वहां मौजूद थी। देवराज चाहन ने नोट किया कि उनकी कार के पीछे 4 कारें भीतर आई हैं, जो कि पार्किंग अटेंडेंट ने मुनासिब जगह पर पार्क करा दी थी। देवराज चौहान ने भी अटेंडेंट के इशारे पर कार को एक जगह रोका और इंजन बंद करके बरूटा की गोद में रखा रजिस्टर लेते हुए बाहर नजरें दौड़ाता बोला, सतर्क रहो, बाहर नजरें रहें तुम्हारी। मैं अपना काम बढ़िया ढंग से करूंगा, बरूटा हाथ में थमी रिवॉल्वर हिलाकर बोला। देवराज चौहान ने वहां की रोशनी में रजिस्टर पर लिखे सोसाइटी गर्ल के नाम के आगे फोन नंबरों को चेक करने लगा। धीरे धीरे पन्ना पलटता जा रहा था। बगल में बैठा विनय बरूटा बाहर नजर रखे था। रजिस्टर का एक पन्ना निकालकर देवराज चौहान के पैरों के पास जा गिरा। देवराज चौहान ने उस पन्ने को उठाने के लिए नीचे झुका कि तभी कड़ाक की आवाज उभरी। विनय बरूटा ने फौरन नजरें घुमाकर आवाज की तरफ देखा। देवराज चौहान के सामने वाले शीशे में छोटा सा सुराख नजर आ रहा था। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से फायर पीछे से हुआ था। बरूटा को यह बात समझते देर नहीं लगी। वो चीख कर बोला, नीचे झुके रहो, तुम पर गोली चली है। अगर ये नीचे न झुकता तो तुम्हारे सिर में गोली लगती। अगर नीचे न झुकते तो तुम्हारे सिर में गोली लगती। गोली? देवराज चौहान वहीं का वहीं ठिठक गया। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से। बरूटा भी नीचे झुक चुका था। वो कार के पीछे है, उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। देवराज चौहान के होंठ भीज गए। हमें बाहर निकलना होगा, देवराज चौहान ने कहा। बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, वो बाहर ना निकले तो वो हमें आसानी से शूट कर। तभी बरूटा की तरफ वाली डोर विंडो से खामोश फायर हुआ। गोली हैंड ब्रेक पर लगी और छिटक गई। देवराज चौहान ने जरा सा सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखा। खिड़की पर कोई नहीं था, परंतु वह जानता था कि श्याम पोटे वहीं है। देवराज चौहान ने फुर्ती से अपनी तरफ का दरवाजा खोला और बाहर लुढ़कता चला गया। तभी वेनु बरूटा ने हाथ में दबी रिवॉल्वर को बाहर की तरफ करके फायर किया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पोटे बाहर खिड़की पर मौजूद नहीं था। फायर की आवाज पार्किंग में गूंज उठी। देवराज चौहान कार के बाहर लुढ़का कि तभी कंधे के पास सीमेंट के फर्श से गोली आ टकराई। देवराज चौहान ने 2 कदम दूर श्याम पोटे को देखा, जो कि फिर फायर करने वाला था। वक्त कम था। ये वक्त जिंदगी का आखिरी वक्त भी साबित हो सकता था। देवराज चौहान ने चीते की सी फुर्तियों से दोनों हाथों आगे बढ़ाकर पोटे की पुंडलियां थामी और तीव्रता से झटका दिया। पोटे के पांव उखड़ गए। वो कूल्हों के बल धाड़ से नीचे जा गिरा और हाथ में दबी रिवॉल्वर दूर छिटकती चली गई। उसी पल फायर की आवाज बरूटा की तरफ से गूंज चुकी थी। अगर देवराज चौहान ने उसकी पिंडलियां पकड़कर न खींची होती तो बरूटा की चलाई गोली ने पोटे का काम कर देना था। परंतु गिरने से श्याम पोटे बच गया। इससे पहले कि पोटे संभलता, देवराज चौहान उसके ऊपर आ गिरा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। पोटे के होठों से गुर्राहटें निकल रही थी। वो दोनों हाथों से देवराज चौहान का गला पकड़ने की चेष्टा में था। तभी देवराज चौहान ने जोरों का घूंसा उसके चेहरे पर मारा। पोटे गुर्राया और अपने ऊपर पड़े देवराज चौहान को पूरी ताकत लगाकर उछाल दिया। देवराज चौहान बगल ही में जा लुढ़का। पोटे ने तुरंत करवट ली और देवराज चौहान के ऊपर सवार हो गया। अब वो दोनों हाथों से देवराज चौहान का गला पकड़ लेना चाहता था। दोनों वहशी जानवरों की तरह एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तब तक विनय बरूटा कार से बाहर आ चुका था और 3 पार्किंग अटेंडेंट भी वहां पहुंचकर ये सब देखने लगे थे। बरूटा के हाथ में रिवॉल्वर देखी तो वो सब दूर खिसकते चले गए। चलती गोलियों से दूर जाना ही उन्होंने ठीक समझा। तभी बरूटा करीब आया और देवराज चौहान के ऊपर मौजूद पोटे की पीठ से रिवॉल्वर लगा दी। रुक जाओ। परंतु पोटे पर पागलपन सवार था। वो जैसे देवराज चौहान को खत्म कर देना चाहता था। उसे छोड़ दो वरना गोली चला दूंगा, बरूटा ने कठोर स्वर में कहा। तभी पोटे बिजली की सी तेजी से पलटा और बरूटा की रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़कर जोरों से झटका दिया। बरूटा खुद को नहीं संभाल सका और नीचे लुढ़कता चला गया। रिवॉल्वर उसके हाथ में ही रही। ये देखकर पोटे ने देवराज चांद को छोड़ा और विनय बरूटा पर झपट पड़ा। देवराज चांद तुरंत उठा और रिवॉल्वर निकाल कर आगे बढ़ा। चेहरा सुलग रहा था।
पोटे बरूटा से गुत्थम गुत्था हो चुका था। पार्किंग अटेंडेंट अन्य कारों के पीछे छिपे ये सब देख रहे थे। देवराज चौहान पास पहुंचा, पोटे की कमीज का कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींचा। श्याम पोटे जोरों से लड़खड़ाया। बरूटा से अलग करते ही देवराज चौहान ने पोटे की कमर से रिवॉल्वर लगाई और फायर कर दिया। धाएं। फायर की आवाज पार्किंग में गूंजी। पोटे के शरीर को तीव्र झटका लगा। कमर पर हाथ रखकर उसने देवराज चौहान को देखा। दोनों की सुलगती नजरें मिली। देवराज चौहान ने उसी पल उसकी छाती पर 2 फायर और कर दिए। पोटे पीठ के बल पीछे को जा गिरा। नीचे पड़ा विनय बरूटा हक्का बक्का सा देवराज चौहान और पोटे को देख रहा था। फिर उठ खड़ा हुआ। चलो, देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रखते भिजे होठों से बरूटा को कहा। दोनों कार की तरफ बढ़े। श्याम पोटे का शरीर शांत पड़ चुका था। इसी पल एक सनसनाता सा अंगारा दोनों के सिरों के बीच में से निकलता चला गया। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से फायर हुआ था। दोनों ने फुर्ती से इधर उधर छलांग लगा दी। देवराज चौहान एक कार की ओट में पहुंच गया, परंतु विनय बरूटा खुले में रह गया था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली थी। तो श्याम पोटे अकेला नहीं था, उसका साथी भी कोई है यहाँ। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूमी। उधर बरूटा ने खुद को किसी कार की ओट में छिपाना चाहा। वो उठा ही था कि तभी बेआवाज फायर हुआ और गोली उसके पेट के किनारे को रगड़ खाती निकलती चली गई। बरूटा एक कार की ओट में जा छिपा और फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर अपनी उखड़ती सांसों को संयत करने लगा। देवराज चौहान की निगाह में वो हिलता शेर आ गया था, जो कि एक वैन के पीछे था। वही था जो उन पर फायर कर रहा था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और उस सिर की तरफ फायर कर दिया। वो 25 कदम दूर था। फायर की तेज आवाज बेसमेंट में गूंजी। गोली नहीं लगी उसे, और जवाब में 2 पल के लिए उसका चेहरा और रिवॉल्वर वाला हाथ दिखा। उसने एक साथ 2 फायर किए देवराज चौहान की तरफ। बेआवाज गोलियां। देवराज चौहान तुरंत कार की ओट में हो गया। गोलियां कार की बॉडी से आ लगी, जबकि देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ चुकी थी। फायर करने वाले को उसने देख लिया था। वो जॉनी राइट था, जैम डिमोरा का खास आदमी। तभी देवराज चौहान के कानों में गाड़ी स्टार्ट होने और जाने की आवाज पड़ी। जॉनी राइट यहां से जा रहा था। उसी पल खड़े होकर नजरें घुमाई तो सफेद वैन को पार्किंग से बाहर निकलते देखा। देखते ही देखते वो वैन नजरों से ओझल हो गई। होंठ भींचे देवराज चौहान कार के पीछे से निकला और श्याम पोटे के पास पहुंचा। पोटे मरा पड़ा था। देवराज चौहान अपनी कार की तरफ बढ़ गया। नजरें हर तरफ घूम रही थी। आऊं? तभी विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। आ जाओ, वो चला गया है। देवराज चौहान कार के पास पहुंचकर ऊंचे स्वर में कह उठा। बरूटा एक कार के पीछे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने देखा एक हाथ उसने कमर पर रखा है। वहां कमीज भी लाल दिख रही थी। तुम्हें गोली लगी है? देवराज चौहान ने पूछा। गोली रगड़ के निकली है, खतरे वाली कोई बात नहीं, बरूटा बोला। डॉक्टर की जरूरत नहीं है? नहीं। दोनों कार में बैठे। देवराज चौहान ने कार को आगे बढ़ा दिया। आधे मिनट में ही वो पार्किंग से बाहर सड़क पर थे। देवराज चौहान इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि कोई पीछे ना हो। श्याम पोटे अकेला नहीं था पार्किंग में, बरूटा ने कहा। उसके साथ और भी था। वो अकेला ही था। नहीं। हाँ। तो उसके मरने के बाद हम पर फायर किसने? वो जॉनी राइट था। जॉनी राइट? ये कौन है? तुम ऐसे नहीं जानते? हांगकांग में इससे वास्ता पड़ा था। कहने को ये मैगी का खास आदमी था। मैगी के साथ वॉल्ट संभालता था, परंतु ये जैम डिमोरा का खास आदमी था, और इसने मुझे मैगी के वॉल्ट में चूहे की तरह फंसा दिया था। ओह, तो जब तुम मैगी के वॉल्ट में फंस गए थे, ये तब की बात है? बरूटा कह उठा। हाँ, तब मुझे जॉनी राइट ने ही फंसाया था। लेकिन ये अब यहाँ क्या कर रहा? ये शाम पोटे पर नजर रखते ही यहाँ पहुंचा। देखना चाहता होगा कि पोटे हमें मार पाता है या नहीं। जब उसने पोटे को मरते देखा तो हमारा निशाना लेने की चेष्टा करने लगा।
देवराज चौहान का सर सख्त था। विनय बरूटा कमर दबाए चुप रहा। पोटे के मरने के बाद हो सकता है जैम डिमोरा खुलकर मैदान में आ जाए, देवराज चौहान ने कहा। वो जरूर सामने आएगा। अपने हीरे जवाहरातों के संग्रह को वो कभी नहीं भूल सकता। हमें सतर्क रहना होगा। खतरा वहीं का वहीं है। अब कहाँ जा रहे हो? बरूटा ने पूछा। एक जगह पर जहां रात बिताई जा सकती है और रजिस्टर देखा जा सकता है। उधर फर्स्ट एड बॉक्स है? मैंने कमर के जख्म का इंतजाम करना है। नहीं, रात के इस वक्त मेडिकल स्टोर भी बंद। तुम मेरी बताई जगह पर चलो। वो मेरा गुप्त फ्लैट है, वहां हर चीज का इंतजाम रखता हूं मैं। अगला दृश्य। 1.25 घंटे बाद रात के 1:15 बजे देवराज चौहान और विनय बरूटा शानदार सोसाइटी के एक महंगे महंगे फ्लैट में मौजूद थे। फ्लैट काफी बड़े एरिया में था। सबसे पहले देवराज चौहान ने बरूटा की कमर के जख्म पर दवाई लगाई और बैंडेज की। जख्म गहरा नहीं था परंतु कम भी नहीं था। लेकिन बरूटा का कहना था कि इस जख्म से उसके कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बिना किसी परेशानी के भाग दौड़ कर सकता है। मैं नहा कर आता हूं, देवराज चौहान ने कहा। रजिस्टर नहीं देखोगे? नहाने के बाद। यहां खाने को कुछ मिलेगा? देवराज चौहान ने पूछा। कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं कॉफी भी बना लेता हूं। देवराज चौहान जब नहाकर वापस आया तो कॉफी तैयार थी। खाने को ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और बिस्किट थे। देवराज चौहान रजिस्टर लेकर सोफे पर बैठा और खाते हुए रजिस्टर के पन्नों पर लिखे मोबाइल नंबरों को चेक करने लगा। साथ में कॉफी के घूंट भी लेता जा रहा था। तुमने नाइट क्वीन का नंबर मुझे नहीं बताया, विनय बरूटा बोला। इसलिए कि कहीं तुम गलती से उसे फोन न कर दो। इस तरह वो सतर्क हो जाएगी। मैं ऐसी गलती क्यों करने लगा? 15 मिनट बाद देवराज चौहान एक पन्ने पर रुक गया। जो नंबर उसके पास था वो रजिस्टर पर लिखा हुआ मिल गया था। नंबर से पहले लिखे नाम को देखकर देवराज चौहान चौंका। वहां लीना लिखा था। लीना ने हमें फोन नंबर बताए। लीना ने हमें कई फोन नंबर बताए परंतु अपना नहीं बताया। देवराज चौहान ने बरूटा को देखा। वो मुझसे पूछ लो, मुझे पता है। बोलो। बरूटा ने लीना का वही नंबर बताया जो रजिस्टर में लिखा था। देवराज चौहान ने रजिस्टर बरूटा की तरफ सरकाते हुए कहा, लीना ही नाइट क्वीन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कैसे हो सकता है? कहते हुए बरूटा रजिस्टर देखने लगा। लीना ने ही श्याम पोटे को खबर दी कि रात को हम पैराडाइज क्लब में हो सकते हैं। देवराज चौहान गंभीर था। ओह। बरूटा रजिस्टर से नजरें हटाकर कह उठा, हमें उसे फौरन पकड़ना होगा। वो अपना फ्लैट छोड़ चुकी होगी, देवराज चौहान बोला। शायद वहीं मिल जाए। मैं देखना चाहता हूँ। बेशक तुम यहीं रहो, मैं वहां जाता। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, वहां खतरा हो सकता है। लीना समझ चुकी होगी कि फोन नंबर द्वारा हम उसे पहचान चुके हैं कि वही नाइट क्वीन है। ऐसे में हम उसकी तलाश में उसके फ्लैट पर पहुंचेंगे और ऐसे वक्त के लिए उसने हमारा कोई खास इंतजाम कर रखा हो वहां। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो नाइट क्वीन के रूप में जैम डिमोरा के लिए काम कर रही है और जैम डिमोरा के पास ताकत की कमी नहीं है। तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों का इकट्ठे रहना ही ज्यादा बेहतर होगा, विनय बरूटा ने गंभीर स्वर में कहा। अगर तुम मुझे पहले ही नाइट क्वीन का नंबर बता देते तो हम दोपहर को ही लीना को पकड़ लेते। वो वक्त निकल चुका है, अब आगे की सोचो। कहते हुए देवराज चौहान खड़ा हो गया। अगला दृश्य। रात 2:40 पर देवराज चौहान और विनय बरूटा लीना के फ्लैट पर पहुंचे। कार को खड़ा करके देवराज चौहान ने इंजन ऑफ किया। दोनों की निगाहें हर तरफ घूम रही थी। गली में पूरी खामोशी थी। स्ट्रीट लाइटों से मध्यम सा प्रकाश हो रहा था। गली के दोनों किनारों पर लोगों ने कारें पार्क कर रखी थी। कई फ्लैटों में बाहरी रोशनी हो रही थी।
चौकीदार कहीं भी नजर नहीं आया। लीना के फ्लैट पर भी अंधेरा था। आओ, बरूटा ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। देवराज चौहान भी बाहर आ गया। दोनों लीना के फ्लैट पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो पहली मंजिल का फ्लैट था। यह संभव ही नहीं है कि ऐसे हालातों में लीना अपने फ्लैट पर हो, देवराज चौहान ने कहा। कोई बात नहीं, हम उसके फ्लैट की तलाशी लेंगे। शायद इससे जैम डिमोरा के बारे में कुछ पता चले। जैम डिमोरा पाकिस्तान में है। श्याम पोटे ने कहा था कि यह बात उसे नाइट क्वीन ने कही। श्याम पोटे ने कहा था कि उसे यह काम देने वाला पाकिस्तान का है। तुमने पहले ऐसा ही कहा था। हाँ, पोटे ने जैम डिमोरा का नाम नहीं लिया, देवराज चौहान बोला। परंतु ये काम जैम डिमोरा ही करवा सकता है। जॉनी राइट का मैदान में होना यही जाहिर करता है। स्पष्ट है कि जैम डिमोरा अपना हांगकांग का ठिकाना छोड़कर पाकिस्तान में बस गया है। दोनों पहली मंजिल पर स्थित लीना के फ्लैट के दरवाजे के बाहर ठिठके। दरवाजा बंद था। विनय बरूटा ने अपने जूते की एड़ी में से 2 इंच लंबी तार निकाली और मिनट भर लगाकर तार से दरवाजे का लॉक खोला। फिर दरवाजा खोलकर बरूटा ने भीतर प्रवेश किया और ठिठक गया। कमरे में नजरें दौड़ाई। वहां गहन अंधेरा था। क्या हुआ? आगे बढ़ो, पीछे से देवराज चौहान बोला। फ्लैट खाली लगता है, बरूटा ने धीमे स्वर में कहा। तुम यहीं रुको, मैं लाइट ऑन करता हूं। कहने के साथ ही बरूटा अंधेरे में एक तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की आवाजें देवराज चौहान के कानों में पड़ती रही। इस वक्त भी वो यही सोच रहा था कि यहां आने का कोई फायदा नहीं हुआ। लीना कब की यहां से निकल चुकी होगी। तभी कमरे की लाइट बरूटा ने ऑन कर दी। देवराज चौहान दरवाजे से आगे बढ़ने को हुआ कि वहीं का वहीं ठिठक कर रह गया। कमरे का नजारा ही ऐसा था। यह खतरनाक वक्त था उसके लिए। देवराज चौहान ने तुरंत बाहर की तरफ छलांग लगाई, संभला और छत पर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ता चला गया। नीचे की तरफ इसलिए नहीं गया कि बाहर और लोग भी छिपे हो सकते हैं। उस कमरे में जॉनी राइट, ओमी खुर्राम के साथ 2 अन्य लोग रिवॉल्वर थामे खड़े थे। विनय बरूटा एक दीवार के पास स्विच बोर्ड के करीब खड़ा था। अगर वो चंद सेकंड और खड़ा रहता तो वहां उन्होंने गोलियां चला देनी थी। देवराज चौहान भागता हुआ फ्लैट की छत पर पहुंच गया। फ्लैटों की छतें आपस में मिली हुई थी। फौरन भागकर निकल जाना भी संभव नहीं था। वो पीछे आ रहे होंगे। देर न करते हुए देवराज चौहान ने 2-3 छतें फलांगी और पानी की टंकी के पीछे जा छिपा। रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। अगला दृश्य। लाइट ऑन करते ही विनय बरूटा हक्का बक्का रह गया। क्या बेवकूफ। चलो, जो दिखा वो देखने की आशा तो उसने कभी नहीं की थी। 5 कदमों के फासले पर जॉनी राइट, ओमी खुराम और उसके आदमी रिवॉल्वर ताने खड़े थे। 2 की रिवॉल्वर उसकी तरफ थी, 2 की देवराज चौहान की तरफ। उसी पल उसने देवराज चौहान को अपने पीछे खुले दरवाजे की तरफ छलांग लगाते देखा और देवराज चौहान को नजरों से ओझल होते देखा। पकड़ो उसे, ओमी खुर्राम गुर्राया। शूट कर दो। दोनों व्यक्ति बाहर की तरफ भागे। ओमी खुर्राम और जॉनी राइट की निगाह विनय बरूटा पर जा टिकी। बरूटा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। तो आखिर तुम हाथ में आ ही गए, जॉनी राइट रिवॉल्वर हिलाकर कड़वे स्वर में बोला। बरूटा ने गहरी सांस ली, खुद को संयत करने लगा। जैम डिमोरा से तुमने गद्दारी की, दोस्त होकर छुरा घोंपा पीठ पर, उसके हीरे जवाहरात ले उड़े। मैंने कोई गद्दारी नहीं की, बरूटा कह उठा। नहीं की? नहीं। तुमने डिमोरा का हीरे जवाहरातों का संग्रह हथियाया नहीं क्या? ओमी खुर्राम ने सख्त स्वर में कहा। नहीं, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। तुम तो बेईमान नहीं, कमीने भी हो जो झूठ बोलते हो। तुमने जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों को हथिया लिया, जबकि तुम दिखावे के तौर पर जैम डिमोरा को हिंदुस्तान सेटल करा रहे थे। यही तो गलतफहमी है जैम डिमोरा को कि मैंने सुना तुमने। ओमी खुराम ने जॉनी राइट को देखा। जैम डिमोरा को गलतफहमी हो गई। क्यों नहीं, आधे दिमाग का है जैम डिमोरा।
जॉनी राइट हंसा। बरूटा साहब को समझ नहीं सका। कैम डिमोरा के हीरे जवाहरात सोहनलाल, विक्की पावड़े और रघु ने लूटे थे। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। तो तुम्हारे कब्जे में डिमोरा का हीरे जवाहरातों का संग्रह कैसे पहुंच गया, जो तुमने डायमंड वॉल्ट में रखा था? ओमी खुर्राम ने खा जाने वाले स्वर में कहा। तुम तो मुझे सबसे बड़े कुत्ते लग रहे हो। मैंने वो हीरे जवाहरात तब लिए जब वो बुटीक से लूट कर बाहर निकाले थे। तब मैं बाहर था। अच्छा, तुम बाहर थे? हाँ। क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझे पता था कि विक्की पावड़े क्या कर रहा है। मैं विक्की पावड़े की नीयत पहचान चुका था। तो तुम्हें मालूम था विक्की पावड़े सोहनलाल और रघु के साथ मिलकर डिमोरा के हीरे जवाहरात बुटीक से लूट रहा है? मालूम था। और तुमने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि जैम डिमोरा के इंतजाम तुम्हारी देखरेख में चल रहे थे। मेरी देखरेख में कुछ नहीं था। जैम डिमोरा ने अपनी मर्जी से हीरे जवाहरातों का संग्रह बुटीक में तिजोरी में रखा था। मैं वहां नहीं गया था। जब तिजोरी लाकर रखी गई, डिमोरा के लोग ही सब कुछ संभाल रहे थे। मेरा तब कोई रोल नहीं था। पर तुम्हें यह तो पता था कि विक्की पावड़े क्या कर रहा, उससे क्या होता है? तुम पावड़े को वो हीरे जवाहरात लूटने से रोक सकते थे। ओमी खुर्राम दांत भींच कर बोला। मैं क्यों रोकता, जब ये काम मैं कर ही नहीं रहा था तो? इस काम में डिमोरा ने मुझे पीछे कर दिया था। जैम डिमोरा तब तुम्हारा दोस्त था। दोस्त होता तो सारे इंतजामों में मुझे साथ रखता, परंतु वो मुझ पर पूरा विश्वास नहीं कर रहा था। जब विक्की पावड़े, रघु और सोहनलाल हीरे जवाहरातों के साथ बाहर निकले, तो तब तुमने क्या किया? जॉनी राइट ने पूछा। मैं उन्हें हीरे जवाहरातों के साथ अपने ठिकाने पर ले गया और उनसे वो कीमती संग्रह ले लिया। बरूटा मुस्कुरा पड़ा। तब तो तुम्हें वो सब कुछ जैम डिमोरा को दे देना। क्यों दे देता? मैंने वो डिमोरा से नहीं लिया। मैंने उसकी दौलत नहीं लूटी। किसी और रास्ते से वो मुझे मिली तो उस पर मेरा अधिकार बनता है। यही वजह है कि मैंने उस हीरे जवाहरातों के संग्रह को डायमंड वॉल्ट में रखवा दिया। बड़ा ढीठ कुत्ता है ये तो, जॉनी राइट ने ओमी खुराम से कहा। सब ठीक हो जाएगा। अब ये हमारे हाथों में है। ओमी खुराम गुर्राया। पाकिस्तान चलेगा ये हमारे साथ। पाकिस्तान? विनय बरूटा के होंठों से निकला। क्यों? अपने दोस्त से नहीं मिलेगा? ओमी खुराम ने मौत भरे स्वर में कहा। जैम डिमोरा से? जॉनी राइट मौत भरी हंसी हंसा। वो पाकिस्तान में? हाँ। जैम डिमोरा पाकिस्तान में बस चुका है और अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होगा। वो हर समय तुम्हें ही याद करता है, पुराना प्यार जो ठहरा। गले लगना जैम डिमोरा के। जॉनी राइट ने विनय बरूटा की आंखों में झांका। विनय बरूटा कब से किसी मौके की तलाश में था कि कुछ कर सके या अपनी रिवॉल्वर निकाल सके, परंतु उसे कोई मौका नहीं मिला। ओमी खुराम और जॉनी राइट दोनों ही उसके प्रति बेहद सतर्क थे। हीरे जवाहरातों का संग्रह है तेरे पास? ये बात जैम डिमोरा कहता है। ओमी खुराम ने कहा। जैम डिमोरा की खबर गलत नहीं हो सकती, विनय बरूटा बोला। जैम डिमोरा अपने हीरे जवाहरातों के संग्रह को वापस चाहता है विनय बरूटा। तुम्हारा पाकिस्तान जाना टल सकता है अगर तुम हीरे जवाहरातों से भरे वो दोनों सूटकेस हमारे हवाले कर दो। जैम डिमोरा को अपने संग्रह से बहुत प्यार है, ये बात तुम्हें पता ही है। समझदारी से काम लो और हीरे जवाहरातों के संग्रह को हमारे हवाले कर दो। उसे तो मैंने बहुत संभाल कर रखा है। विनय बरूटा दोनों को देखकर मुस्कुराया। वो वापस देते हो तो जैम डिमोरा से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। तुम उसके दुश्मन नहीं रहोगे। अब मुझे दोस्ती नहीं, हीरे जवाहरातों का वो संग्रह प्यारा है, विनय बरूटा बोला।
फिर तो तुझे पाकिस्तान ले जाना ही पड़ेगा। हम तो चाहते थे कि मामला यहीं पर निपट जाए, परंतु तभी बाहर गए दोनों आदमियों ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, वो नहीं मिला, भाग गया लगता है। बच निकला वो कमीना। जॉनी राइट गुर्रा उठा। उसने हांगकांग में मेरा अपहरण किया था। मैं उससे हिसाब बराबर करना। यहां से चलना चाहिए हमें, ओमी खुर्राम कह उठा। जबकि विनय बरूटा सोच रहा था कि देवराज चांद उसे इस तरह मुसीबत में छोड़कर भाग नहीं सकता। देवराज चौहान के बारे में उसने सुन रखा था कि अपने साथ काम करने वालों की पूरी इज्जत करता है, देखभाल करता है और उन्हें खतरे में छोड़कर तो कभी नहीं भागता। बरूटा का ख्याल था कि वो बाहर कहीं अंधेरे में हो सकता है। लीना कहाँ है? विनय बरूटा ने पूछा। जल्दी मुलाकात करोगे उससे? ओमी खुर्राम ने कठोर स्वर में कहा। वो कब से जैम डिमोरा के लिए काम करने लगी? उसी से पूछना। इसके साथ ही ओमी खुर्राम ने जॉनी राइट और अन्य दोनों से कहा, हम बाहर चल रहे हैं, परंतु हमें सतर्क रहना होगा। हो सकता है देवराज चौहान बाहर घात लगाए अंधेरे में मौजूद हो। वो भाग चुका है। जैम डिमोरा उसे चूहा कहता है, जॉनी राइट ने कड़वे स्वर में कहा। मैं इसकी जेबें चेक कर लूं? ओमी खुर्राम रिवॉल्वर थामे विनय बरूटा की तरफ बढ़ा। ये खाली हाथ यहां नहीं आया होगा। चेक करो। ये कोई हरकत करता है तो इसे शूट कर दूंगा, जॉनी राइट बोला। विनय बरूटा कोई भी हरकत करने की स्थिति में नहीं था। ओमी खुर्राम ने उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाली और पीछे हट गया। तुम दोनों दाएं बाएं से इसकी बाहें पकड़ लो, रिवॉल्वर इससे सटाओ और बाहर खड़ी कार तक ले चलो, जॉनी राइट बोला। हम तुम दोनों के साथ चलेंगे कि कहीं वो चूहा कोई हरकत न कर दे। इस प्रकार विनय बरूटा को बाहर ले जाया गया। ओमी खुर्राम और जॉनी राइट रिवॉल्वरें थामे सतर्क से उनके साथ थे, परंतु कुछ नहीं हुआ। वे कार तक पहुंचे, भीतर बैठे, फिर कार आगे बढ़ाई। अगला दृश्य। देवराज चौहान सब कुछ देख रहा था। उस वक्त वो फ्लैट के ऊपर की छत पर था। जब वो पानी की टंकी के पीछे अंधेरे में छिपा था, तब उसने देखा कि दो आदमी रिवॉल्वरें लिए छतों पर उसे ढूंढ रहे थे। देवराज चौहान चाहता तो आसानी से उनसे निपट सकता था, परंतु वो बरूटा के बारे में सोचकर रुक गया कि वो खतरे में फंस चुका है, उसे बचाना होगा। इतना तो वो जानता था कि ओमी खुर्राम और जॉनी राइट बरूटा को अनन फन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि बरूटा के पास जैम डिमोरा का हीरे जवाहरातों का संग्रह है। वो दोनों आदमी नीचे चले गए थे। मिनट भर बाद देवराज चौहान पानी की टंकी के पीछे से निकला और सामने के हिस्से की तरफ आकर नीचे झांकने लगा। नीचे गली में खड़ी कारें अंधेरे की मध्यम रोशनी में नजर आ रही थी। देवराज चौहान नीचे देखता रहा। वो जानता था कि अब वे लोग बरूटा के साथ बाहर निकलेंगे। फायर की कोई आवाज नहीं आई थी, इसका मतलब था कि वो सलामत था। 5 मिनट बाद ही देवराज चौहान ने उन लोगों को बाहर गली में खड़ी कार की तरफ बढ़ते देखा। ऊपर से वो इन लोगों का ठीक से निशाना नहीं ले सकता था। वैसे भी बरूटा उनके बीच फंसा था। वो फायर करने का खतरा नहीं ले सकता था। वो तेजी से दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरा। ठीक उसी वक्त उसने कार के जाने की आवाज सुनी। वो गली में आ पहुंचा। कार किनारे पर पहुंचकर मुड़ने वाली थी। देवराज चांद फुर्ती से अपनी कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और हेडलाइट जलाए बिना कार तेजी से आगे बढ़ा दी। मोड़ आया तो कार मोड़ी। 200 मीटर आगे उस कार की टेल लाइट दिखाई दी। देवराज चौहान सावधानी से कार ड्राइव करते उस कार का पीछा करने लगा। अगला दृश्य। 1 घंटा 20 मिनट तक पीछा करने का सिलसिला जारी रहा। रात का वक्त था, अंधेरा था। सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं था। ऐसे में सड़कों पर ट्रैफिक तो था, किंतु ज्यादा नहीं। पीछा करने में देवराज चौहान को बहुत ही ज्यादा सावधानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था कि आगे वाली कार को पीछा होने का पता न चले। देवराज चौहान ने कार की लाइट बंद कर रखी थी। फासला काफी ज्यादा रखा था। गोरेगांव पहुंचकर उस कार की रफ्तार कुछ कम हुई। कुछ देर बाद वो कार इंडस्ट्रियल एरिया के भीतर जा पहुंची। वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी नजर आ रही थी।
उनकी ऊंची दीवारें, ऊंचे फाटक थे। इस एरिया में ट्रक और टेम्पो भी खड़े दिख रहे थे। क्योंकि सुबह होने जा रही थी इसलिए वहां शांति थी। परंतु जिन जगहों पर नाइट शिफ्ट का काम हो रहा था वहां से मशीनों की आवाजें रह रह कर उठ रही थी। उस फैक्ट्री के दरवाजे पर हलचल भी दिखाई दे रही थी। देवराज चौहान की निगाह आगे वाली कार पर टिकी थी। इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचते ही देवराज चौहान ने और भी सावधानी से काम लिया, क्योंकि यहां ज्यादा फासला नहीं रखा जा सकता था। वो एक जगह कार रोक देता है और आगे वाली कार को तब तक देखता रहता है जब तक कि वो मुड़ नहीं जाती या दूर नहीं हो जाती। आखिरकार आगे वाली कार को उसने 2 मंजिला फैक्ट्री के गेट पर रुकते देखा। कार ने हॉर्न बजाया, जिसकी आवाज देवराज चौहान ने भी सुनी। वो कार को कुछ दूर रोके उसके भीतर बैठा था। फैक्ट्री का वो गेट नीले रंग का था, 12 फीट ऊंचा था। दीवारें भी गेट के बराबर ऊंची थी। कुछ पलों बाद वह नीला गेट खुला। अब तक दिन निकलना शुरू हो गया था। कार भीतर प्रवेश कर गई। गेट पुनः बंद हो गया। बंद करने वाला गेट के भीतर ही था। देवराज चौहान ने 100 मीटर दूर कार को एक अन्य फैक्ट्री के बाहर पार्क किया और इंजन बंद कर दिया। वो कार में ही बैठा रहा। नजरें उसी फैक्ट्री के नीले गेट पर ही रही। 10 मिनट और बीते कि दिन का उजाला पूरी तरह से फैल गया। सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। दिन होते ही इंडस्ट्रियल एरिया में जाग हो गई थी। लोग आते जाते दिखे। फैक्ट्रियों के गेट भी खुलते दिखे। कई टेम्पो आते जाते दिखे। कई नए ट्रक आते दिखे। साइकिलों पर आने व जाने वाले लोग दिखने लगे। 1 घंटा बीत गया। वो नीला गेट नहीं खुला। वहां से कोई भी बाहर निकलता या भीतर जाता नहीं दिखा। करीब 2 घंटे देवराज चौहान ने वहां नजर रखी। नीले गेट वाली 3 मंजिला फैक्ट्री में देवराज चौहान ने कोई हलचल नहीं होते दिखी। अब देवराज चौहान की आंखें भारी होने लगी थी। रात भर का जगह था। दिन का उजाला आंखों को चुभने लगा था। उसे कम से कम 3 घंटों की नींद चाहिए थी कि हल्का हो सके। परंतु नीले गेट वाली फैक्ट्री पर नजर रखना भी जरूरी था। वहां ओमी खुराम था, जॉनी राइट था, विनय बरूटा वहां कैदी था और सोचा जा सकता था कि जैम डिमोरा भी कहीं भीतर ही ना हो। इस वक्त उसे किसी की जरूरत थी जो वहां नजर रख सके और वो नींद ले सके। पहचान वाले ऐसे बहुत थे जो उसके फोन करने पर वहां आ पहुंचे, परंतु उसे कोई ऐसा समझदार इंसान चाहिए था जो सब काम ठीक से कर सके। ऐसे भी लोग उसके पास बहुत थे। देवराज चौहान उनके बारे में सोच रहा था, तभी वानखेड़े का फोन आया उसे सुबह सुबह। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी वानखेड़े का फोन पाकर। फिर बात की। कहो। देवराज चौहान का शांत स्वर था। रात पार्किंग में एक लाश मिली जिसका हुलिया गोपाल पोटे से मिलता है। उधर से वानखेड़े की आवाज आई। वो श्याम पोटे है, गोपाल पोटे का भाई। तुमने उसे शूट किया? हाँ, वो मुझे मारने की चेष्टा में था। पैराडाइज क्लब में भी 2 लाशें। उन्हें भी तुमने मारा? हाँ, वो। तुम बचोगे नहीं। इस तरह लाशें बिछाकर। वो दोनों श्याम पोटे के साथी थे। तब मैं विनय बरूटा के साथ था। वो हमें मार देना चाहते थे। चंद पलों बाद वानखेड़े का गंभीर स्वर आया। तो दोनों डकैती करने वाले साथ मिल गए हो? तुम्हें सब हालातों का पता है। बरूटा कब से तुम्हारे साथ है? कल साथ था, परंतु रात को अलग हो गया। देवराज चौहान ने कहा। पूरी रात हम पर भारी रही है। क्या हुआ? इस मामले के पीछे जैम डिमोरा है। ये बात खुलकर सामने आ गई है। कैसे पता लगा? जॉनी राइट तो तुम्हें याद होगा, जिसका अपहरण हांगकांग में तुमने और सुधीर कावले। याद है, पर वो यहाँ यहाँ कहां से आ गया? सब कुछ सुनना चाहोगे? बताओ मुझे। मेरी टांगों में गोलियों के जख्म है। मुझे दुख है कि मैं भागदौड़ नहीं कर सकता। देवराज चौहान ने बताया कि बरूटा के साथ कल से वो क्या कर रहा था। सब कुछ सुनने के बाद वानखेड़े गंभीर स्वर में बोला। तो तुम लोगों ने नाइट क्वीन को ढूंढ निकाला था। इस वक्त विनय बरूटा खतरे में है। वो जॉनी राइट और ओमी खुराम के कब्जे में है।
तुम्हें उसकी चिंता है? दूसरी तरफ से वानखेड़े ने पूछा। हाँ, क्योंकि जब वो फंसा तब वो मेरे साथ रहकर काम कर रहा था, देवराज चौहान ने कहा। तो उसे बचाओगे? पूरी कोशिश करूंगा। जैम डिमोरा भी वहां हो सकता है जहां विनय बरूटा को ले जाया गया है। संभावना है इस बात की। तुम अकेले हो? सही कहा। जगमोहन का कंधा घायल है, इस स्थिति में वो मेरे काम नहीं आ सकता। परंतु अकेले होने की कोई समस्या नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी फोन कॉल पर तुरंत यहाँ। शाहिद को भेजूं? डॉक्टर शाहिद? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, तुम उससे मिल चुके। वो मेरे साथ काम क्यों करेगा? वो पुलिस वाला है। वो इसलिए काम करेगा क्योंकि मैं उससे कह रहा हूं। मैं उसे इसलिए कह रहा हूं कि ये जैम डिमोरा का मामला है। जैम डिमोरा के हत्यारे ने मेरी टांगों पर गोलियां मारी हैं। मेरी जान लेनी चाहिए। इस मामले से मैं हांगकांग से जुड़ा हूं। शायद इस मामले में तुम्हारे साथ रहेगा तो शायद इससे पुलिस का फायदा भी हो जाए। उधर से वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान ने फौरन कुछ नहीं कहा। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है देवराज चौहान? तुम मेरे साथ चालाकी कर सकते। मैंने पहले कभी मैंने पहले भी कहा था कि जब तक जैम डिमोरा का मामला चल रहा है तुम्हें गिरफ्तार करने की कोई चेष्टा नहीं की जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने वाला भी नहीं। मैं तुमसे विश्वासघात नहीं करूंगा। वानखेड़े के स्वर में पक्के भाव थे। तो फिर सुनो, मैं कहां पर हूं? देवराज चौहान ने कहा और अपनी स्थिति बताई। 1-1.5 घंटे में शाहिद खान तुम्हारे पास आ जाएगा। उधर से वानखेड़े ने भेजा। उधर से वानखेड़े ने कहा। उसे समझाकर भेजना कि मेरे खिलाफ कुछ करने की सोचे भी नहीं। ये सब मुझ पर छोड़ दो। सादे कपड़ों में और प्राइवेट गाड़ी में यहां है। पुलिस वाला ना लगे, वो हाव भाव सामान्य रखे। अगला दृश्य। 1.25 घंटे बाद इंस्पेक्टर शाहिद खान वहां आ पहुंचा। वो स्विफ्ट कार में आया था। 4 खानों की कमीज और ग्रे पैंट पहन रखी थी। चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि वानखेड़े का फोन मिलते ही सोया उठा सीधा वहां आ पहुंचा था। देवराज चौहान कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दोनों की नजरें मिली। शाहिद खान उसकी कार की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर बगल का दरवाजा खोल दिया। शाहिद खान भीतर बैठा और दरवाजा बंद करके देवराज चौहान को इस तरह देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा उसे। उसके चेहरे के भावों पर देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मुझे तुम्हारे पास बैठना भी पसंद नहीं है। तुम अपराधी हो, इंस्पेक्टर शाहिद खान ने तीखे स्वर में कहा। मुझे भी तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं है क्योंकि तुम पुलिस वाले हो। मैं पुलिस वालों से दूर ही रहता हूं। तो मुझे यहां आने को क्यों कहा वानखेड़े साहब ने? यह मेरी मर्जी नहीं थी, वानखेड़े का फैसला था, देवराज चौहान ने कहा। शाहिद खान चुप रहा। तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए था, वानखेड़े साहब ने कहा। वो मेरे ऑफिसर हैं, उनकी बात टाल नहीं सकता। उनकी गलत बात भी मानोगे? मैं जानता हूं कि उनका हर काम कानून के हक में होता है। देवराज चौहान ने शाहिद खान ने देवराज चौहान को घूरा। वानखेड़े ने तुम्हें क्या कहकर भेजा? तुम्हारे साथ काम करना है, तुम्हारी हर जायज बात माननी है। स्वर में उखड़ापन था। तो मानोगे? वानखेड़े साहब ने कहा है तो क्यों नहीं मानूंगा। तो अपना मुंह और आवाज सीधी रखो ताकि हम ढंग से बात कर। तो उस पार्किंग और पैराडाइज क्लब में कल तुमने उन लोगों को शूट किया? शाहिद खान बोला। वानखेड़े ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि मामला क्या था? देवराज चौहान ने कहा। शाहिद खान कुछ नहीं बोला। मुझे नींद आ रही है, देवराज चौहान बोला। तुम्हें उस फैक्ट्री पर नजर रखनी है जिसका नीला गेट है।
यहां से दूर है वो फैक्ट्री, परंतु तुम उधर आराम से देख पाओगे। शाहिद खान ने उस तरफ देखते हुए कहा। पूरा मामला क्या है? देवराज चौहान ने सारी बात बताई। शाहिद खान सारा मामला समझ गया। तुम्हारे नींद में होने पर कोई बाहर निकले तो मुझे क्या करना होगा? मैं तो किसी को नहीं पहचानता। मुझे जगा देना, बस यही काम करना है मुझे। अभी तो इतना ही काम है। इस काम के लिए मेरी क्या जरूरत थी? ये काम तो कोई भी कर सकता था। ये काम हर किसी के लिए नहीं है। इस काम को समझदार इंसान ही पूरा कर सकता है। ये गंभीर मामला है, देवराज चौहान ने कहा। कितनी बुरी बात है कि मुझे डकैती मास्टर देवराज चौहान के साथ काम करना पड़ रहा है। किसी ने देख लिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा देने को। इंस्पेक्टर शाहिद खान सीट पर पहलू बदलते हुए कह उठा। तुम्हें तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। तुमने बहुत डकैतियां की हैं, सैकड़ों कत्ल तो कर ही दिए होंगे। फांसी से कम सजा तो तुम्हें होने से रही। अगर तुम्हें इसी तरह के विचार आते रहे तो तुम मेरे काम को ठीक ढंग से नहीं कर लूंगा। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर पीछे वाली सीट पर जा लेटा। सिगरेट सुलगाई। सिगरेट बंद करो वरना मैं कार में मर जाऊंगा, शाहिद खान कह उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट कार के बाहर गिरा दी। लापरवाह मत होना, देवराज चौहान ने कहा। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, शाहिद खान बोला। चिंता मत करो, 24 घंटे होने को आ रहे हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, देवराज चौहान ने आंखें बंद करते हुए कहा। काम की तरफ ध्यान लगा दो, भूख का एहसास नहीं होगा। अगला दृश्य। विनय बरूटा को उस इमारत की तीसरी मंजिल पर ले जाया गया। इमारत में और भी लोग थे, करीब 8-10 लोग। उसे उन लोगों के हवाले कर दिया गया। यह कीमती शिकार है और इसका जिंदा रहना जरूरी है, ओमी खुर्राम ने कहा। जरूरत पड़े तो हाथ पांव तोड़ सकते हो, लेकिन जान नहीं लेनी है। यह किसी भी कीमत पर फरार ना हो पाए। ओमी खुर्राम और जॉनी राइट वहां से चले गए। बरूटा को एक कमरे में रखा गया। उसकी टांगें बांध दी गई। 2 आदमी उसके पास कमरे में कुर्सियों पर बैठ गए। एक आदमी खुले दरवाजे के बाहर कुर्सी रखकर भीतर की तरफ नजरें रखे बैठ गया। बरूटा को वो तीनों आदमी बेहद खतरनाक लगे। तुम भागने की सोच रहे हो? उसके पास कुर्सी पर बैठे आदमी ने शब्दों को चबाते हुए कहा। भाग सकते हो। तुम्हारे हाथ हमने तभी खुले रखे हैं कि तुम अपनी टांगों के बंधन खोलो और भाग जाओ। मौका मिलने पर कोशिश जरूर करना। विनय बरूटा ने कुछ नहीं कहा। अपनी बंधी टांगों को देखा। वो बैठा हुआ था और कमरे में नजरें दौड़ाने लगा। कमरा खाली सा था और स्पष्ट लग रहा था कि ये इस्तेमाल में नहीं आता। उसने उन दोनों व्यक्तियों पर निगाह मारी। उसे कहने वाला तो दूसरी तरफ देख रहा था, परंतु दूसरा व्यक्ति उसे घूर रहा था। दोनों की नजरें मिली। क्या चाहिए? वो व्यक्ति गुर्रा उठा। कुछ नहीं। विनय बरूटा का स्वर सामान्य था। मैंने तो सोचा था कि तुम अब तक भाग गए होगे, पर तुम तो अभी तक यहीं हो, वो कह उठा। तुम लोगों के होते मैं भागने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं? बरूटा खुलकर मुस्कुराया। हम आंखें बंद कर लेते हैं। उसका स्वर कटुता से भरा था। विनय बरूटा ने गहरी सांस ली, दरवाजे के बाहर नजर मारी। बाहर कुर्सी पर बैठा आदमी उसे ही देख रहा था। नजरें मिलते ही उसने व्यंग भरे अंदाज में हाथ हिलाया। बरूटा ने उसे देखकर सिर हिलाया और गर्दन घुमा ली। बाहर दिन की रोशनी फैल चुकी थी। रात भर का जगा होने और थकान होने की वजह से आंखों में अब नींद भरने लगी थी। तुम लोग किसके लिए काम करते हो? बरूटा ने पूछा। नोटों के लिए। पास में कुर्सी पर बैठा व्यक्ति हंसा। जैम डिमोरा के लिए काम करते हो? बरूटा ने सिर हिलाया। वो हरामी चीज है। जैम डिमोरा कौन है? जिसके लिए तुम लोग काम।
हम तो उम्मी खुराम और जॉनी राइट के लिए काम करते हैं। एक ही बात है, मेरे लिए इनमें और जैम डिमोरा में कोई फर्क नहीं है। क्या किया है तुमने? दरवाजे के बाहर बैठे व्यक्ति ने पूछा। तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये क्या सवाल निकालने वाली बात है जो मेरी समझ में नहीं आएगी? उसने तीखे स्वर में कहा। तुम लोग जैम डिमोरा को जानते ही नहीं तो समझ कर क्या करोगे? ओमी खुर्राम और जॉनी राइट जैम डिमोरा के लिए काम करते हैं। ये तो सीधी सी बात है, समझ में आ गई। मैं जैम डिमोरा की भैंस लेकर भागा। अब ये मुझसे भैंस वापस चाहते हैं। भैंस? उसने कड़वे स्वर में कहा। बहुत महंगी भैंस थी वो। कितनी महंगी? 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक महंगी भैंस। फिर तो भैंस सच में महंगी है, तभी तुम्हारा ऐसा स्वागत किया जा रहा है। आगे इससे भी ज्यादा स्वागत होगा। मुझे नींद आ रही है, लेकिन बता देना चाहता हूं कि मौका मिलते ही भाग जाऊंगा, इसलिए सतर्क रहना और मुझे भागने मत देना। अगर भाग निकले हैं तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, पकड़े गए तो तुम्हारी दोनों बाहें तोड़ देंगे हम। परूटा लेट गया और सोचने लगा कि देवराज चौहान क्या कर रहा होगा। क्या उसे उसकी चिंता होगी? वो उनके पीछे आया होगा? क्या वो बाहर ही कहीं होगा या उसे भूल चुका होगा? वो जानता था कि ये लोग ऐसी कोई लापरवाही नहीं करने वाले कि उसे भागने का मौका मिले। ये तो 3 थे, परंतु यहाँ 8-10 लोग और भी थे। ओमी खुर्राम और जॉनी राइट भी यहीं पर होंगे। वो समझ चुका था कि उसका यहाँ से निकल पाना आसान नहीं था। वो खतरे में पड़ चुका था। अगर उसे पाकिस्तान ले जाया जाता है तो जैम डिमोरा उसे कुत्ते से भी बुरी मौत मारेगा वहां। नींद में डूबते ही ये बातें बरूटा के दिमाग में चल रही थी। वो चिंता में घिरा हुआ था कि क्या होने वाला था उसके साथ। अगला दृश्य। विनय बरूटा की तब आंख खुली जब खिड़की से आती धूप की किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसने अनुमान लगाया कि दोपहर का 1 बज रहा होगा। भूख सी भी महसूस होने लगी थी। आंखें अभी पूरी तरह नहीं खुली थी कि उसे लगा कुर्सी पर कोई कयामत बैठी है। उसने तुरंत आंखें खोलकर देखा। वो कयामत ही तो थी। वो लीना थी। गुलाबी जीन्स, गुलाबी टॉप, गुलाबी वैली, मोटी मोटी आंखों के बाहर काजल का बड़ा सा दायरा, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, होठों पर लिपस्टिक, चेहरे पर दिलकश मुस्कान। कहीं कोई कमी नहीं थी। ऐसी हालत में खूबसूरती का दिखना बरूटा के लिए राहत की बात थी। उसके अलावा कमरे वाले दोनों आदमी कुर्सियों पर बैठे थे। दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठा आदमी अभी तक वहां मौजूद था। विनय बरूटा लीना को देखने लगा। लीना ने सिगरेट निकालकर सुलगाई और कश लिया, फिर बड़े अंदाज से बोली, क्या देख रहे हो मिस्टर बरूटा? तुम्हें। और वो वक्त याद कर रहा हूं जब तुम मेरी बाहों में होती थी। ये वक्त भी तो कोई खास बुरा नहीं है। मेरे लिए तो बुरा है। सोसाइटी गर्ल का काम छोड़ दिया है मैंने। क्यों? टैम डिमोरा मुझे बहुत पैसा देता है। मैं खुश हूं इस नए काम से। इसका मतलब अब तुम मेरी बाहों में नहीं आओगी? तुम चाहो तो अभी भी आ सकती हूँ। फिर सोचना क्या है, आ जाओ। उससे पहले तुम्हें जैम डिमोरा का हीरे जवाहरातों का संग्रह डिमोरा को देना होगा। तुम इतने भी कीमती नहीं हो। सोच लो। सोच रखा है। संग्रह तो दूर, तुम्हारे बदले उसमें से मैं एक हीरा भी नहीं दे सकता। तो संग्रह में सब नायाब हीरे जवाहरात हैं? बहुत। का मतलब तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि पाकिस्तान जाओगे? लीना ने बरूटा की आंखों में झांका। बरूटा उसकी काजल से भरी मोटी मोटी आंखों में देखने लगा। पाकिस्तान तुम्हें ले जाया गया तो वहां जैम डिमोरा भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उससे डरना चाहिए। मुझे जैम डिमोरा का डर है। तो फिर मामला हिंदुस्तान में ही क्यों नहीं निपटा लेते?
डिमोरा का संग्रह लौटा दो और आज़ादी पालो। बरूटा मुस्कुराया। अब क्या हो गया? लीना ने टांग पर टांग रखी। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी समझदार नहीं हो। सच में? लीना ने आंखें फैलाई। अपने को समझदार मानना छोड़ दो। तुमसे कहीं बेहतर ये बात मैं जानता हूं कि हीरे जवाहरातों का वो संग्रह वापस दूं या नहीं दूं। तुम लोग मुझे जिंदा छोड़ने वाले नहीं हो और कुछ भी वापस देने का मेरा इरादा नहीं है। सोच लो। सोच चुका हूं। मेरी बात पर यकीन करना कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाएगा और हीरे जवाहरातों को वो संग्रह देते हो तो हम बीच का कोई ऐसा हम बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि तुम भी जिंदा बच जाओ और हमारा काम भी हो जाए। लीना ने कहा। तुमसे ज्यादा बेहतर मैं जैम डिमोरा को जानता हूं बेबी। काले नाग से भी ज्यादा खतरनाक है वो। लीना कुछ पल चुप रहकर बोली। मैं तुम्हें बता दूं कि आज का दिन तुम्हें समझाने के लिए रखा गया है। समझ जाते हो, मामला सेटल कर लेते हो तो ठीक, नहीं तो रात को तुम्हें पाकिस्तान ले जाया जाएगा। जो चाहे करो, मैं वो हीरे जवाहरात नहीं देने वाला, विनय बरूटा ने दृढ़ स्वर में कहा। आखिरी फैसला? बिल्कुल आखिरी। मिस्टर बरूटा, अभी भी वक्त है। बात मानने में ही तुम्हारी खूबसूरती का जादू मुझ पर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारी बातों के जाल में फंसने वाला नहीं। तुम्हें पता है ना कि जैम डिमोरा को अपने हीरे जवाहरातों के संग्रह से कितना प्यार है। सच में? उनमें तो डिमोरा की जान बसती है। विनय बरूटा मुस्कुराया। ऐसे में डिमोरा उन हीरे जवाहरातों को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान में वो तुम्हारा बुरा हाल कर देगा, जबकि अभी तक तुमसे नरमी से बात की जा रही है। तुम्हें जिंदा भी छोड़ दिया जाएगा अगर। मुझे भूख लग रही है, बरूटा कह उठा। लीना ने बरूटा की आंखों में झांका, फिर कुर्सी से उठती हुई कह उठी। तुम्हारे पास सोचने का वक्त है। शाम को तुमसे बात की जाएगी। अगर तुम नहीं माने तो रात को तुम्हें पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा कि वहां जैम डिमोरा की कस्टडी में रहो और अपना बुरा हाल करवाओ। इसके साथ ही लीना वहां मौजूद दोनों आदमियों से बोली, इसे खाना पीना दो, बाथरूम जाने दो। इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। अगर ये यहां से भागना चाहे तो तुम लोगों को पता ही है कि क्या करना है। कहकर लीना बाहर निकल गई। विनय बरूटा के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। वो सोच में था। अपनी जान हीरे जवाहरातों से ज्यादा प्यारी होती है, वहां मौजूद दोनों में से एक ने कहा। बरूटा ने उस व्यक्ति को देखा। हीरे जवाहरात देखकर हीरे जवाहरात देखकर मामला खत्म करो, वो पुनः बोला। जैम डिमोरा को जानते हो? बरूटा ने पूछा। नहीं। वो बहुत बड़ा कमीना है। उसे हीरे जवाहरात दो या ना दो, मेरी जान तो वो लेगा ही। मैडम ने कहा है कि बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। मैडम बच्ची है, ये तोते की तरह बोल रही है। जैम डिमोरा के हक में बोल रही है, क्योंकि वो उसे पैसे देता है। इसे क्या मेरे साथ कुछ भी हो, मेरे ख्याल में तो अभी तक इसने जैम डिमोरा को देखा तक नहीं होगा। ऐसे तो तुम बचने वाले नहीं। मैं वैसे भी बचने वाला नहीं। फिर भी हीरे जवाहरात वापस देकर अपनी जान बचाने का चांस ले सकते हो। सलाह के लिए शुक्रिया, विनय बरूटा मुस्कुराया। ये नहीं मानेगा, उसके साथी ने कहा। पहले बाथरूम जाना चाहोगे या खाना चाहोगे? पहले वाले ने पूछा। बाथरूम जाऊंगा, नहाने का मौका मिले तो। बाथरूम का दरवाजा खुला रखकर तुम कुछ भी करने को आजाद हो। तुम हर पल हमारी नजर में रहोगे। अगला दृश्य। लीना ने उसी मंजिल के एक कमरे में प्रवेश किया। जॉनी राइट और ओमी खुराम वहां मौजूद थे। ओमी खुराम कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था।
टांगे सामने की कुर्सी पर रखी हुई थी और जॉनी राइट कमरे में टहल रहा था। उसने सिगरेट सुलगा रखी थी। लीना को आया पाकर जॉनी राइट ठिठका और उसे देखने लगा। ओमी खुराम ने भी आंखें खोली और सीधा होकर बैठ गया। क्या रहा? ओमी खुराम ने पूछा। कोई फायदा नहीं, लीना कुर्सी पर बैठती गंभीर स्वर में बोली। वो हीरे जवाहरातों का संग्रह देने को तैयार नहीं है। क्या कहता है? वो जानता है कि हीरे जवाहरात दे या ना दे, मौत उसे मिलनी ही है। ये उसने कहा? जॉनी राइट ने पूछा। हाँ। वो बेवकूफ नहीं है, ओमी खुराम बोला। मैं उसे पुराना जानता हूं। उसे पता है जैम डिमोरा से दुश्मनी लेने का मतलब क्या है। फिर क्या किया जाए? जॉनी राइट होंठ भींच कर कह उठा। पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब वो हीरे जवाहरातों का संग्रह नहीं लौटाता तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ओमी ने जॉनी राइट को देखा। मेरे ख्याल में हमें उसका मुंह खुलवाने की चेष्टा करनी चाहिए, जॉनी राइट ने कहा। यह आसान नहीं होगा, वो सख्त जान है, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। कर लो, मर्जी तुम्हारी, ओमी खुराम ने सोच भरे स्वर में कहा। फिर लीना से बोला, फाइनल क्या बात हुई? मैंने उसे शाम तक सोचने का मौका दिया है। अभी वो खाने पीने की तैयारी में है। ठीक है, हम शाम को उससे मिलेंगे। उसे पाकिस्तान भेजने की तैयारी हो चुकी है? जॉनी राइट ने पूछा। असलम और खन्ना से कह दिया था, ऐसे कामों के लिए वो हमेशा तैयार ही रहते हैं। आजकल समंदर में इंडियन गवर्नमेंट ने गश्त तेज कर रखी है। असलम और खन्ना को पता है कि उन्हें किस रास्ते का इस्तेमाल करना है। शाम को अगर बरूटा ना माना, जो कि नहीं मानेगा, तो उसका मुंह खुलवाने की कोशिश की जाएगी, जॉनी राइट बोला। उसे इस हाल में छोड़ देना कि वो पाकिस्तान तक का सफर कर सके। रात उसे पाकिस्तान रवाना कर देना है। पाकिस्तान भेजने का ज़्यादा फायदा नहीं होगा ओमी। हमें यहीं पर उसका मुंह खुलवाना चाहिए, क्योंकि हीरे जवाहरातों का संग्रह तो इधर ही मुंबई में है। वो ऐसी किसी जगह भी हो सकता है जहां सिर्फ बरूटा ही जा सकता हो, जैसे कि कोई प्राइवेट वॉल्ट, बैंक या कोई और जगह, जॉनी राइट ने कहा। क्यों, क्या कहते हो? ओमी खुराम ने सोच भरी नजरों से जॉनी राइट को देखा। यह ठीक कहता है, लीना बोल पड़ी। जैम डिमोरा से बात करके देखता हूं कि वो क्या कहता है, ओमी खुराम ने कहा और फोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। जैम डिमोरा से बात हो गई। ओमी खुराम ने सारे हालात बताए तो जैम डिमोरा ने उधर से कहा, अगर वो हीरे जवाहरातों का संग्रह नहीं लौटाता तो उसे पाकिस्तान ले आओ। वो आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। बरूटा मेरे पास रहेगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने हीरे जवाहरातों का संग्रह पा लिया है। उसका मुंह खुलवाने की कोशिश बेशक कर सकते हो, परंतु किसी भी हाल में उसकी जान नहीं जानी चाहिए। वो मेरे लिए कीमती है। जी, ओमी खुराम ने सतर्क स्वर में कहा। जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। क्या आप बरूटा से बात करना चाहेंगे? उसे पाकिस्तान ले आओ, तब बातें ही होनी है। जी। उस चूहे का क्या हुआ? मतलब देवराज चांद का क्या हुआ? देवराज चांद की बात कर रहे हैं आप? वो कल रात हमारे हाथ आकर हाथ से निकल गया। हाथ आकर हाथ से निकल गया? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जैम डिमोरा के स्वर में सख्ती आ गई थी। मैं उस चूहे को मरा हुआ देखना चाहता हूं। उसी की वजह से मेरा हीरे जवाहरात का संग्रह मेरे हाथ से निकल गया था। उसकी वजह बनी मैगी, जिसने ऐन मौके पर चूहे की सहायता कर दी और वह पूरी तरह सफल हो गया। जी जी। कैसे निकला हाथ से? दूसरी तरफ से जैम डिमोरा ने शब्दों को चबाकर पूछा। उस समय हालात देवराज चौहान के हक में थे। हमने बहुत कोशिश की, परंतु फिर वो हाथ नहीं आया। देखते ही चूहे को गोली मार दो। जैम डिमोरा के सामने उसकी हैसियत चूहे से ज्यादा नहीं है। हम ऐसा ही करेंगे,
परंतु विनय बरूटा को पाकिस्तान भेजा तो हमें भी पाकिस्तान आना होगा। आपके वहाँ के काम भी देखने हैं। आप नए नए पाकिस्तान में बसे हैं। कई मौक़ों पर आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी डिमोरा साहब। कुछ पल रुककर जैम डिमोरा की आवाज़ आई। तुम ठीक कहते हो। तुम और जानी बरूटा के साथ पाकिस्तान आ जाओ। चूहे को फिर देख लेंगे। लीना को यहीं छोड़ दें या? लीना को भी साथ ले आओ। वो हिम्मती लड़की है, काम आएगी। कहने के साथ ही उधर से जैम डिमोरा ने फ़ोन बंद कर दिया।